Good morning, student. Class 9th, Chapter 3, Nazism and Hitler Rise to Power in History portion. And today we will talk about very interesting and a famous person in history, Hitler. Hitler's rise to power. Now let's start. So, who is Hitler? How is become a more powerful man in a Germany? किस तरह देखो हिटलर की बात करें ना तो हिटलर को ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल जैसे कोई ट्री कैसे होता है, एक पहले वो सीड होता है, सीड से ग्रोन अप, जर्मिनेशन के बाद ग्रोन अप करता है प्लांट दे बिकम स्मॉल ट्री, दे बिकम बिग एंड ह्यूज ट्री। तो हिटलर की जो जर्नी थी वो इसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। वो ऐसा नहीं है कि कोई रॉयल फैमिली से था, बहुत फेमस फैमिली को बिलोंग करता था, डजेंट मैटर। यानी लाइफ में अगर बढ़ना है, ऊपर की तरफ तरक्की पानी है, सक्सेस लेनी है, तो आपका वर्क, आपका एंथुसियाज्म, आपकी मेहनत कितनी कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है आपकी सक्सेस। सेम कंडीशन हिटलर के लिए भी है। वो एक आपकी बुक में ही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रही, कि वो बॉर्न हुआ था 1889 में ऑस्ट्रिया में। हिटलर जो था एक बहुत गरीब फैमिली को बिलोंग करता था, बहुत गरीब फैमिली को। और ये जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग आर्मी को ज्वाइन कर लिया था इन्होंने। और आर्मी को ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि ये बहुत ही बढ़ चढ़कर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, तो इनको आर्मी में इनकी ब्रेवरी के लिए बहुत सारी, इनको मतलब बहुत जल्दी इन्होंने अपने काम को दिखाते हुए, अपनी मेहनत को दिखाते हुए बहुत सारे ब्रेवरी के मेडल भी मिल गए थे और इन्हें अच्छी खासी पोस्ट भी मिल गई थी। ठीक है, तो बहुत जल्दी इन्होंने अपने वर्क पे, अपनी मेहनत से अपने लिए एक पोस्ट डिक्लेयर कर ली थी आर्मी में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1919 में हिटलर ने एक स्मॉल पार्टी थी, उस ग्रुप को ज्वाइन किया था। स्मॉल ग्रुप था, ग्रुप का नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, एक स्मॉल ग्रुप इसने 1919 में ज्वाइन किया और बहुत जल्दी इसने इस ग्रुप को ओवरटेक कर लिया। यानी इसके माइंड में बहुत स्ट्रैटेजीज चलती रहती थी, ये बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचता था। तो इसके चलते इसकी थिंकिंग से लोग बहुत जल्दी रिलेक्ट हो जाते थे। तो इस वजह से इसने बहुत जल्दी इस पार्टी को ओवरटेक कर लिया, यानी अब ये इस पार्टी का लीडर बन गया और इसने इस जर्मन वर्कर पार्टी का नाम चेंज करके नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी रख दिया। और इस नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी को एक शॉर्ट नाम दिया गया, नाजी पार्टी। ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ नाजी पार्टी? द एडोल्फ हिटलर। तो एक छोटी सी पार्टी को नाम चेंज करके नाजी पार्टी के फॉर्मेशन कर देना, ये हिटलर ही कर सकता था। भाई आगे क्या किया, इतने पे थोड़ी ना रुके हैं। अब इसने जब ना पार्टी बनाई ना, तो इसने क्या कहा, भाई पार्टी बन गई है, मेरे ग्रुप के मेंबर भी हैं, चलो वक्त आ गया है अपने हिस्से को वापस लेने का। अपने हिस्से को मतलब
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग जितना भी टर्चरी सेक्टर और हमारी जितनी भी टेरिटरीज थी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज ने हमसे छीन ली थी, जर्मनी को बहुत छोटा सा कर दिया था, छोटू सा कर दिया था, उसको वापस लेते हैं अपने अपने हिस्से को एक के बाद एक। सबसे पहले क्या किया, अगर ब्राविया चाहिए तो सबसे पहले बर्लिन को कैप्चर करना पड़ेगा। बर्लिन पे अटैक किया इसने अपनी छोटी सी नाजी पार्टी के। अच्छा, ये क्या सोच रहा था कि मैं मेरी एक पार्टी बना ली, मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन बना ली और मैं ये करूँगा तो गवर्नमेंट भी खुश हो जाएगी मुझसे, सेना भी, आर्मी भी खुश हो जाएगी, मेरा सपोर्ट होगा, मैं और फेमस हो जाऊँगा, मैं और पावरफुल हो जाऊँगा। ये सोच के इसने क्या किया, बर्लिन पे अटैक कर दिया। 1923 में इसने जब बर्लिन पे अटैक किया ना, तो क्योंकि जो गवर्नमेंट उस टाइम चल रही थी ना, वीमार रिपब्लिक, उसके जो आर्मी थे ना वो बहुत गवर्नमेंट से लॉयल थे, ईमानदार थे, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया। क्या हुआ, नाजी पार्टी, छोटी सी तो पार्टी थी, उसने ये सोचा था कि आर्मी मेरा सपोर्ट करेगी कि मैं आर्मी में हूँ, आर्मी तो गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो करेगी, वो इसके ऑर्डर को क्यों फॉलो करेगी। इसके ऑर्डर फॉलो नहीं हुए, नाजी पार्टी हार गई। नाजी पार्टी के जो 11 मेंबर्स थे ना वो उस वॉर में मारे गए। ठीक है, बिना गवर्नमेंट परमिशन के तुमने अटैक कैसे किया, गिव द आंसर। चलो पकड़ो, हिटलर को पकड़ के जेल में डाल दिया 5 सालों के लिए। बहुत बुरा हुआ बेचारे, बहुत बुरा हुआ। लेकिन देखो, जेल में बैठे बैठे भी भाई साहब पीछे हटने वाले थोड़ी थे। इन्होंने क्या किया, जेल में बैठे बैठे एक बुक लिख दी। बुक का नाम था माइन काम्फ। हिटलर रोट अ बुक कॉल्ड माइन काम्फ। ये बुक ने पूरे जर्मन एम्पायर में एक तहलका मचा दिया। तहलका मतलब सब कुछ टर्मोइल कर दिया, ऊपर नीचे कर दिया एक इतनी सी बुक ने, वो भी किसकी, हिटलर की, वो भी जो जेल में बैठा है। मतलब जेल में बैठे बैठे जर्मनी को हिला दिया पूरा। कैसे, कि बुक में क्या लिखा था, इसकी बुक में सीधा सीधा ये था कि अगर जर्मन पावर यानी जर्मनी की पावर मेरे हाथ में आ जाती है तो सबसे पहले मैं वर्सिलेस ट्रीट एग्रीमेंट को कैंसिल कर दूंगा। वर्सिलेस एग्रीमेंट, थोड़ा सा प्रेशर दो माइंड पे। क्या हुआ था वर्सिलेस एग्रीमेंट में, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन एंड अदर एलाइज पावर कंट्री टू साइन अ एग्रीमेंट विथ जर्मनी टू एक्सेप्ट द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किया था ना, जर्मनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव किया गया था, उनके जर्मन ऑफिसर्स के साथ में एक रूड बिहेवियर किया, पूरी कंपनसेशन ली, उसके टर्चरी सेक्टर ले लिए गए, कोल माइंस ले ली गई, गोल्ड माइंस ले ली गई, अदर मिनरल्स माइंस उससे छीन ली गई, बहुत सारा कुछ हुआ था ना। वो वर्सिलेस एग्रीमेंट ही मैं कैंसिल कर दूंगा, हम मानेंगे ही नहीं अगर मैं गवर्नमेंट में आ जाता हूँ तो। फिर क्या हुआ, और उस टाइम पे देखो 1929 की बात है कि उस टाइम पर हम देख रहे, हमने पढ़ा था ईयर्स ऑफ डिप्रेशन 1923-24 से ही चल रहा था। ठीक है, और लोग जॉबलेस हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे, खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, फूड की शॉर्टेज हो रही थी, इंडस्ट्रीज वर शट डाउन, वर्कर्स आर अनएम्प्लॉयड, जो सब कुछ मतलब एक तरह से जर्मनी खत्म हो रही थी धीरे धीरे से, फाइनेंशियली हम ब्रेक हो चुके थे। तो ये सारी प्रॉब्लम के बीच अगर कोई एक ऐसा पर्सन आकर ये कहे, क्योंकि लोग वहाँ से क्या मानते थे कि ये जो कुछ हो रहा है हमारे साथ इस एग्रीमेंट की वजह से हो रहा है, तो अगर ये एग्रीमेंट कोई आकर ये कह रहा है कि मुझे गवर्नमेंटशिप दो, मैं आकर तुम्हें जो है ना पावर में आ गया तो इस सब चीज़ों से छुटकारा दिला दूंगा, यानी एग्रीमेंट कैंसिल तो सारी चीज़ें कैंसिल।
भाई क्या हुआ कि नाजी पार्टी ने एक, जब ये देखा गया कि ये माइंड काम्फ जब बाहर ये बुक पब्लिश्ड हुई और लोगों में बहुत फैली, लोग इतने सपोर्ट में हो गए हिटलर के कि बस हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे, और हिटलर को छोड़ो, हिटलर को छोड़ो, हिटलर को छोड़ो, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। पब्लिक प्रेशर से वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया, 5 इयर्स नहीं 9 मंथ में ही हिटलर को छोड़ दिया। 5 इयर्स तो बहुत दूर की बात थी, 9 मंथ में हिटलर को रिलीज कर दिया गया फ्रॉम टू जेल, फ्रॉम टू एग्जाइल। एग्जाइल वर्ड यूज़ किया करो जेल से ज़्यादा, ठीक है, एग्जाइल मतलब भी जेल होता है। तो हिटलर को फ्री कर दिया गया एग्जाइल से। जब हिटलर बाहर आया तो इसने क्या किया, देखा कि भाई मेरी नाजी पार्टी पे तो बैंड ही लगा दिया, बंद कर दी नाजी पार्टी, गवर्नमेंट ने बैंड कर दी। हिटलर के पास और बहुत बुरा लगा उसको, अरे यार ये क्या हो रहा है। तो इसने क्या किया, इसने एक लेटर लिखा गवर्नमेंट को और ये कहा कि आज के बाद मैं ना ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं ना ऐसा कुछ नहीं करूँगा जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाए। मुझे मेरी पार्टी को दोबारा से चलाने की अनुमति दे दो। मैं अब अपनी पार्टी का जो भी काम होगा गवर्नमेंट के अंडरलाइन करूँगा, यानी जो भी गवर्नमेंट के क्राइटेरिया है ना, जो भी गवर्नमेंट ने बना रखे रूल्स रेगुलेशन, मेरी पार्टी बस उसी के अंदर काम करेगी और मैं सिर्फ जर्मनी के हित में काम करूँगा और मैं गवर्नमेंट के लिए काम करूँगा। अब गवर्नमेंट भी खुश कि भाई बढ़िया बात है, एक पॉपुलर पर्सन जो है वो अगर गवर्नमेंट के लिए काम करेगा तो बहुत अच्छी बात होगी, जर्मनी में शायद कुछ चेंजेस आ जाए। गवर्नमेंट ने उसको परमिशन, जर्मन गवर्नमेंट ग्रांट द परमिशन ऑफ हिटलर टू गिव द रीएस्टैब्लिश ऑफ द नाजी पार्टी। ठीक है भाई, उसने वापस से नाजी पार्टी बना ली। बना के उसने, देखो आपके इसमें ही है, 1928 में नाजी पार्टी ने एक इलेक्शन लड़ा और उसमें उसको सिर्फ 2.6% वोट ही मिले। बहुत बुरा ही हुआ, एक के बाद एक बुरा होता चला। देखो कोई भी हो ना वो पीछे हट जाएगा, अरे भाई कितना बुरा होगा, अब मेरे साथ में कोई मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा। इसने सोचा कि ऐसे से बात नहीं बनेगी भाई, बात नहीं बनेगी, जो वोट देने वाले हैं वोटर्स, इनको सपोर्ट में लाना पड़ेगा, गवर्नमेंट के सपोर्ट से तो कुछ नहीं होने वाला। इसने अपनी नाजी पार्टी को बढ़ाने की सोची और इसने नाजी पार्टी को जब बढ़ाया, इसने उसमें मेंबर डालने शुरू किए और साथ के साथ ये जगह जगह जाकर इतनी अच्छी स्पीच देता था, इतनी अच्छी, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर था। यानी इसकी जो स्पीच होती थी ना, वाकई में कहते हैं ना हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर कंट्री की फ्रीडम का जोश आ जाता है या कुछ कर गुजरने की सिस्टम आ जाता। तो इसकी जो स्पीचेस थी वो एक मोटिवेशनल स्पीचेस हुआ करती थी, जो लोगों को वाकई में इस पे ट्रस्ट करने पे मजबूर कर देती थी। और माना जाता है हिटलर एक इतना अच्छा स्पीकर था कि विदिन 10 मिनट्स ये एक बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा कर सकता था। ये माना जाता था कि वो वाकई में इतना अच्छा स्पीचेस था कि बहुत बड़ी क्राउड अगर कहीं बोलने के लिए खड़ा हो जाए तो विदिन 10 मिनट्स एक अच्छी खासी क्राउड उसके आसपास जम जाया करती थी और लोग इस पे भरोसा करने लगे थे, क्योंकि ये अपनी स्पीचेस में क्या करता था, मैं वर्सिलेस एग्रीमेंट जो है कैंसिल कर दूंगा और मैं अपनी टेरिटरी को वापस ले लूँगा सबके पास से, और जर्मनी हमारी ज़मीन है, जर्मनी हैज़ ओन लैंड और वो हमारी है और हमारी होके रहेगी, और जर्मनी को कोई ऑर्डर नहीं देगा, जर्मनी खुद अपने ऑर्डर फॉलो करेगी, किसी के ऑर्डर नहीं मानेगी, कोई कंपनसेशन नहीं होगा, मैं वापस से यहाँ वेपन्स की फैक्ट्री स्टार्ट करूँगा, सब करूँगा। यानी वो एग्रीमेंट में आए हुए सारे पॉइंट्स को इसने सीधा सीधा लोगों के सामने कहा था, वी हैव टू रिजेक्टेड ऑल दी पॉइंट्स इन वर्सिलेस एग्रीमेंट। तो लोगों को यही तो चाहिए था, पर पब्लिक क्या कह रही थी कि भाई यही तो चाहिए, वर्सिलेस एग्रीमेंट कैंसिल करो, हमारे राइट्स वापस आ जाएंगे। पब्लिक ने एडोल्फ हिटलर की बात मानी और 1932 में फिर से जो इलेक्शन हुए ना उसमें 40% के साथ नाजी पार्टी के लीडर्स जीत गए।
लेकिन देखो थोड़ा सा है यहाँ पे, क्या है, जिस तरह हम भी देखते हैं ना लोकसभा की मेजॉरिटी में एक परसेंट वाइज हमें चाहिए होता है, उसी तरह जर्मनी में भी 40% तो नाजी पार्टी जीती थी और बाकी अदर पार्टी थोड़ा जीती थी। तो नाजी पार्टी के पास भी इतने नहीं थे, 48% चाहिए था वहाँ पर गवर्नमेंट बनाने के लिए। नाजी पार्टी के पास 40% वोट थे, तो ना तो नाजी पार्टी बना सकती है ना अदर पार्टीज बना सकती। तो अदर पार्टीज को ये रियलाइज हो गया था कि बिना नाजी पार्टी के हम गवर्नमेंट नहीं बना सकते। तो उस टाइम 1932 में तो जर्मनी के जो हेड थे हिंडनबर्ग, वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग, ये रहा लिखा हुआ है नाम, इतना अपोज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंडनबर्ग जो थे उन्होंने ऑफर किया हिटलर को कि भाई हिटलर ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ, एक अच्छी खासी पोस्ट तुम्हें दूंगा मैं कैबिनेट मिनिस्टर में। हिटलर ने कहा कि भाई ऐसा है, मेरी पार्टी के पास ज़्यादा वोट हैं और मैं कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहा हूँ। वी वॉन्ट टू बिकम अ चांसलर ऑफ जर्मनी। हिंडनबर्ग ने उसे पहले तो मना किया, फिर उसके बाद उसने रियलाइज़ किया कि अगर मैं इसको ये पोस्ट नहीं दूंगा तो कोई और पार्टी के साथ मिलकर ये गवर्नमेंट बनाएगा, बट गवर्नमेंट तो बनाएगा ज़रूर। तो ऐसा करता हूँ, बना देता हूँ चांसलर, गवर्नमेंट तो मैं ही चलाऊंगा, एक्सपीरियंस तो मैं ही हूँ। होता है ना, गवर्नमेंट कोई और ही चला रहा है, सिर्फ नाम किसी और का हो रहा है। प्रेजेंट हमारे इंडिया में भी यही चल रहा है। तो क्या देखा, जनवरी 30, 1933 को प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप ऑफर कर दी भाई, किसको, हिटलर को। अब हिटलर खुश, भाई मैं चांसलर बन गया जर्मनी का। अब जैसे ही भाई ये चांसलर बने, तो क्या किया इन्होंने, देखो, हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल, a mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The fire decree of 28th February 1933 indefinitely suspend civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. क्या किया, चांसलर बनते ही इसने हम जो पार्लियामेंट थी ना, जर्मन पार्लियामेंट जिसको क्या कहते थे, रीचस्टैग, इसने उसमें ही आग लगा दी 28 फरवरी को। 30 जनवरी को तो ये चांसलर बना ही, जैसे इसने सारे गवर्नमेंट के काम देख लिए, उसके बाद 28 फरवरी को इसने पार्लियामेंट में ही आग लगा दी। अब आग लगाई तो सारे डॉक्यूमेंट्स जलकर खत्म हो गए और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ और भी कुछ खत्म हो गया। वो क्या था, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो वहाँ के सिटीजन को थी वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि भाई अब वीमार रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसने, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, राइट्स थे, वोटिंग राइट्स थे पब्लिक के पास, राइट टू स्पीच थी, तभी तो रिवॉल्ट कर रही थी। प्रेस के पास बहुत सारे ना राइट्स थे, यानी वो जिसकी मर्जी हो जो छाप सकता था प्रेस और मीडिया। तो क्या हुआ, उस कॉन्स्टिट्यूशन तो जल गया, किसको क्या पता क्या राइट्स थे। है तुम्हारे पास कोई सबूत, जब कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है तो सबूत कहाँ से दोगे। आ गई ना बात। बहुत माइंडेड था इसने, उस जैसे ही वो कॉन्स्टिट्यूशन जला इसने बैंड कर दी राइट टू स्पीच। कोई नहीं बोल सकता मेरे अगेंस्ट, कोई नहीं बोल सकता मेरे अगेंस्ट, कोई असेंबली क्रिएट नहीं कर सकता, कोई पार्टी फॉर्म नहीं कर सकता। अब जैसे इसने बनाई थी ना, तो अगर कोई और भी बना ले तो बहुत शाना था।
फिर इसके बाद इसने वीमार कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया। प्रेस यानी मीडिया अगर कुछ मेरे अगेंस्ट छाप दे तो तुम्हें मैं छाप दूंगा, सीधा सीधा। Then he turned on his arch-enemies, the communists, most of whom were hugely packed of the newly established concentration camp. क्या था ये कंसंट्रेशन कैंप? भैया ये कंसंट्रेशन कैंप ही तो बहुत दर्दनाक चीज थी। इसने अब ये मूव किया, इसने क्या किया, अब लोगों को थोड़ा सा ये लगने लग गया, मतलब भाई कॉमन पीपल तक तो ये बात बहुत बाद में पहुंचेगी, तो जो अवेयरनेस थे, अवेयर लोग थे, उन तक तो ये बात बहुत जल्दी पहुंच गई कि भाई ये क्या हो गया अचानक इसको, ये तो बहुत अच्छा था, इसने ये क्या कर लिया। तो फिर क्या हुआ, वो लोग जैसे ही खड़े हुए इसके अगेंस्ट बोलने की, इसने एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया। भाई ये कंसंट्रेशन कैंप क्या था, ये एक ऐसा कैंप था जहां लोगों को जिंदा जला दिया जाता था। पहले तो क्या करते थे, इस कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को ना पकड़ के लेके जाके वहाँ एक छोटे से रूम में, बहुत छोटा सा, मतलब ये कह सकते हैं आप जेल थी, उसमें ठूस ठूस के भर दिया जाता था। तो ये था कंसंट्रेशन कैंप। फिर उन कंसंट्रेशन कैंप में से लोगों को चुन चुन के ले जाया जाता था मारने के लिए। तो इसने एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया, जितने भी इसके अगेंस्ट थे सबको वो कंसंट्रेशन कैंप में भर देता था। सबको ले जाओ पकड़ो और भर दो, ले जाओ पकड़ो और भर दो। बोलो अब कौन बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। देखते देखते 6808 लोगों को इसने पकड़ लिया। 1440 were communists alone. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazi across the country. क्या हुआ कि कहीं कहीं तो बहुत छोटे से टाउन थे, तो आधा टाउन तो खाली ही हो गया। लोग डरने लग गए, जो कम्युनिस्ट थे, जो इसके अगेंस्ट खड़े थे, वो अकेले पड़ गए, क्योंकि इनकी हालत देख के जो दूसरे थे वो बोलने से डरने लगे। फिर क्या हुआ पता है इसने क्या किया, एक और दाव खेला। क्या खेला? ऑन मार्च 1933, 3 मार्च को, 28 फरवरी को आग लगा दी, 3 मार्च को देखो क्या कर रहे हैं भाई साहब। दी फेमस एनेबलिंग एक्ट वॉज पास, एक एक्ट पास किया इसने। इस एक्ट में क्या था? दिस एक्ट एस्टैब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। एनेबलिंग एक्ट में क्या था? डिक्टेटरशिप है अब जर्मनी के ऊपर। It gave Hitler all powers to sideline parliament and rule by decree. इस एक्ट में खुद ने ही एक्ट बना लिया, खुद ने ही डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दी और खुद ने इस एक्ट में रूल बना दिए कि इस एक्ट की वजह से हिटलर के पास पूरी पावर जाती है, किसकी? कंट्री की। और जितने भी पार्लियामेंट के रूल्स थे वो सब साइडलाइन कर दिए जाते हैं। All political parties and trade unions were banned except for the Nazi party and its affiliates. यानी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो थी जर्मनी में से वो बैंड कर दी गई, सिर्फ नाजी पार्टी को और उसके समर्थकों को छोड़कर। दी स्टेट एस्टैब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी। और साथ के साथ इसने क्या किया, इसने पूरी जर्मनी के ऊपर अपना ओवर कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लिया, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो जर्मन इकोनॉमी हो, चाहे वो आर्मी ही क्यों ना हो। तो ये सीधा सीधा एक डिक्टेटरशिप थी जो जर्मनी में हमने देखी। अब क्या होगा, अब इसने आगे क्या किया, ओवर कंट्रोल तो कर लिया, लोगों में डर कैसे पैदा करेगा? लोगों में डर पैदा करने के लिए इसने क्या किया, देखो इसने यूनिफॉर्म सिस्टम लागू कर दिया। यूनिफॉर्म, जो जैसी पुलिस होती है उसके यूनिफॉर्म होते हैं ना, तो इसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफॉर्म सिस्टम स्टार्ट किया। तो इसने क्या किया, ग्रीन यूनिफॉर्म तो इसने पुलिस को दिया, और पुलिस में भी इसने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। देखो SA द स्टॉर्म ट्रूपर्स,
ये क्या करते थे, ये सीक्रेट पुलिस थी स्टेट की, जो सीक्रेट काम करती थी, देखती थी कि कौन अगेंस्ट है कौन अगेंस्ट नहीं है, जिन्हें गेस्टापो भी कहा जाता था। एसएस वो प्रोटेक्शन पुलिस थी, और एसडी जो थी वो क्रिमिनल पुलिस थी और सिक्योरिटी सर्विसेज थी। 3 बनाए, एसए सीक्रेट पुलिस, एसएस प्रोटेक्शन स्क्वाड, एसडी क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी पुलिस। तो ये 3 अलग अलग थे। was the extra constitutional power to the newly organized forces that gave the Nazi state in reputation of most dreaded criminal state। इसके साथ साथ इसने इन तीनों स्क्वाड को, इन तीनों पुलिस टाइप्स को, सेक्टर को बहुत सारे पावर्स भी दे दिए। पावर्स क्या थे कि अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पीपल अगर तुम्हें नाजी पार्टी के अगेंस्ट नज़र आए, अगर वो कुछ ऐसे काम करता नज़र आए जो नाजी पार्टी के अगेंस्ट जाते हो, हिटलर के अगेंस्ट जाते हो, बिना किसी भी लीगल प्रोसीजर के उसको अरेस्ट कर लेना, कंसंट्रेशन कैंप में डाल देना, और उसके बाद जो चैम्बर बनाया था ना उसने, आगे बात करेंगे उस चैम्बर की, उस चैम्बर में उसको ले जाना ताकि उसको बिना टिकट के ऊपर पहुंचा दिया जाए। और इसके साथ साथ देखो ये तो डर पैदा कर दिया पब्लिकली। अब इसने कुछ चेंजेस करे वहाँ की थॉट में। इसने क्या चेंजेस किया, हिटलर असाइंड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट ज़ाल्मर Sachs, who aimed to full production and full employment through a state-founded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people car Volkswagen। तो यहाँ पे साथ साथ इसने देखो हिटलर ने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए प्रोग्राम तो इसने बहुत सारे स्टार्ट किए थे। इसने कार बनाने की फैक्ट्री लगा दी, हाईवेज बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया, वॉक्सवैगन जो कार थी वो बनाने की फैक्ट्री डालने की कोशिश की, मतलब सोचा इसने। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस। ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशन इन 1933, occupied the Greenland in 1936, integrate Austria and Germany 19 under the slogan of one people, one empire and one leader। देखो ये इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करते हैं, वो आपको मैं वॉर ड्यूरिंग समझाऊंगी क्या किया। लेकिन हिटलर ने जो एक स्लोगन दिया था, वन पीपल वन नेशन वन लीडर, यानी एक ही ऐसा बंदा हो जो आपका लीडर एक ही हो और पूरे नेशन का एक ही लीडर होना चाहिए। एक नेशन, एक पर्सन, और वो एक पर्सन ही आपका लीडर, ठीक है। इसके साथ साथ Hitler did not stop here. Sachs had advised Hitler against investing hugely in remnant as the state still ran off deficient financing. Cautions people, however, had no place in Nazi Germany. Sachs and had to leave. Hitler chose war as the way out of approach। क्या था, जो सैशस था वो एक बहुत अच्छा इकोनॉमिस्ट था, जो हिटलर को जर्मनी की इकोनॉमी के लिए आइडिया दिया करता। तो उसी का आइडिया था कि एक हाईवे, बहुत बड़ा हाईवे बनाओ, कार्स की फैक्ट्री इस्टेब्लिश करो तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो उसने हिटलर को क्या आइडिया दिया कि तुम जो है ना इकोनॉमी पे ध्यान दो जर्मनी की, ना कि वॉर पे। लेकिन हिटलर ने यहाँ उसकी बात नहीं मानी और यहाँ उसने वॉर को एक्सेप्ट किया। उसने सोचा इकोनॉमी तो खुद ब खुद बढ़ जाएगी अगर मेरे टेरिटरी सेक्टर्स वापस ले लूँगा, मेरी जो क्षेत्र है जो छीन लिए गए थे उनको वापस लूँगा, मैं बड़ा हो जाऊँगा, खुद ब खुद इकोनॉमी बढ़ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट होता है हिटलर का वॉर। तो आज के लिए इतना ही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर को छेड़ेंगे हम कल, यानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।